Okay students, in the second part of this lecture, we will study basic concept of personality and then we will explore some theories of personality. So, first of all, personality है क्या? शेफर का कहना है कि personality is a broad collection of attributes, distinct patterns of behavior और habits that seem to characterize an individual. ठीक है कि ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, उसकी हैबिट्स हैं और जो हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं. जैसे कि मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो शायद मेरी आदत और अतवार जो हैं वो एग्जैक्टली कभी भी सेम ना हो दूसरों के साथ. ठीक है, तो कहीं ना कोई जो डिफरेंस है वो मौजूद होता है, चाहे वो आपकी थिंकिंग में हो, चाहे वो आपके मूड स्विंग्स में हो या वो आपके एक्शंस में हो. ठीक है, टेम्परामेंट, ट्रेड्स, इंटरेस्ट और एटीट्यूड या ये जो वैल्यूज हैं यही आपको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि वक्त के साथ साथ क्या होता है कि हम चीज़ों को कैसे सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इवन फील करते हैं, तो ये सब मिलकर चीज़ें जो हैं वो इंसान की शख्सियत बनाती हैं. कि वक्त के साथ साथ हमारे अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं हमारी थिंकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, अपनी फीलिंग्स को डेवलप करने में. तो ये जो है वो पर्सनालिटी है बेसिकली. ठीक है, इस लेक्चर में हम डिफरेंट थेरीज पढ़ेंगे पर्सनालिटी के हवाले से. टाइप थेरीज हैं, ट्रेट थेरीज हैं, साइकोडायनामिक थेरीज और इसके अलावा लर्निंग थेरीज हैं, ह्यूमनिस्टिक थेरीज हैं, कॉग्निटिव थेरीज एंड एट द एंड एरिक्सन थेरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ये जो ब्लू कलर में आप थेरीज नजर आ रही हैं, हाईलाइट हुई हैं, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. और पहली जो टाइप्स हैं या जो थेरीज हैं उनको हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप थेरीज क्या. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें मिलता है ग्रीक फिजिशियन से. ग्रीक फिजिशियन जो हिपोक्रेट था, शायद आपने नाम सुना हो. और टाइप थेरीज को बेसिकली बहुत ही सिंपल और बहुत ही पुराना वे समझा जाता है कि जिसके जरिए इंसान की पर्सनालिटी को और इंसानों की जो इकसाम है कि कितनी किस्में, लाइक इंसान किस किस तरह के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता था. और ये जो डिफरेंसेस बताए जाते थे ये उनकी बॉडी केमिस्ट्री या उसकी जो इंसान की बॉडी शेप है उसमें वेरिएशंस की बिना पर एक्सप्लेन किए जाते थे. क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज थी, सो लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरह से इंसान की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है. सो उस वक्त जो ऑब्जर्वेबल चीज़ें उनको नज़र आती थी, लाइक बॉडी, फिजिक, आपकी शेप और कलर वगैरह, वो सारी चीजें जो हैं मिलकर उनको एक्सप्लेन करते थे कि कौन कैसा है. टाइप थेरिस्ट्स होल्ड दैट पर्सनालिटी डिफरेंसेस आर ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स और बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, वो कहते हैं कि इंसान में 4 तरह के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते थे कि जिनकी बिना पर वो उनको डिफ्रेंशिएट करते थे. और ये किस बेस पर डिफरेंस करते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस पाया जाता है. ठीक है, दैट वाज ब्लड, फैल्गम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स सेपरेटली. उनका ये कहना है कि एक्सेस जो है वो किसी भी चीज की वो क्रिएट करती है पर्सनालिटी को. ठीक है, अगर फर्ज करें ऑप्टिमिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन जो हैं वो एसोसिएट करते हैं ब्लड के साथ. ठीक है, उनको एक और वर्ड जो यूज किया जाता है दैट इज सैंग्विन. इसी तरह से सेकंड टाइप जो है दैट इज फ्लिग्मेटिक टाइप, और इसमें स्लो, अनकंसर्न्ड और लेथार्जिक किस्म के जो पर्सन्स होते हैं उनको वो फेल्गम के साथ डिनोट करते हैं. और कोलेरिक यानी एंग्री टाइप ऑफ पीपल जो हैं उनको वो डिनोट करते हैं येलो बाइल के साथ. एंड द मेलनकॉलिक टाइप जो सैड और डिप्रेस्ड होते हैं उनको वो ब्लैक बाइल के साथ डिनोट करते हैं. सो ये थी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जो इन 4 ह्यूमर्स को स्पेसिफाई करती. इसके अलावा एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स जो हैं दे ऑल्सो फेल्ट दैट अ पर्सन्स बॉडी शेप और फॉर्म वाज अ इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, उनके नजदीक जो इंसान की शेप और बॉडी थी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, और दिस वाज आल्सो थ्योराइज्ड
इन 1940 शेल्डन ने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये दिया था, जो कि अमेरिकन पर्सनालिटी थ्योरिस्ट था, वो कहता है कि देयर आर 3 बॉडी टाइप्स जो एसोसिएट करती हैं स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप के साथ। अब वो क्या है कि अ पर्सन विद अ थिन बॉडी प्रेफर प्राइवेसी और इज सेंसिटिव एंड एंजॉय इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। ठीक है, अगर एक इंसान जो है वो दुबला पतला, ठीक है, स्मार्ट है, तो वो किस तरह का इंसान होगा? वो प्राइवेसी प्रेफर करेगा, सेंसिटिव होगा और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो उसकी हैं उनको एंजॉय करेगा। इसी तरह से अगर एक हेल्दी इंसान है, थोड़ा मोटा है और उसकी फिजिक वैसी है, तो देन वो असर्टिव किस्म का होगा, यानी एथलेटिक किस्म की जो स्किल्स हैं उसमें ज्यादा डोमिनेट करेंगी एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और वो जब चाहे जैसे चाहे करने के लिए तैयार, यानी वो अपनी बॉडी का फायदा उठाने वाला होगा। अ फैट पर्सन लव्स कंफर्ट। ठीक है, मस्कुलर और फैट में थोड़ा फर्क होता है। फैट पर्सन जो है वो कंफर्ट को पसंद करते हैं, सोशल तो वो होते ही हैं, एंड हैज एन एग्रीएबल पर्सनालिटी, यानी वो हर बात पर या मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो ओपिनियंस होती हैं उनके ऊपर एग्री कर लेते हैं। तो ये जो है वो थर्ड टाइप थी जो उन्होंने डिस्क्राइब की। एंड मेनी अदर क्लासिफिकेशंस आल्सो एग्जिस्ट कैटेगराइजिंग पीपल इनटू 2 और 3 ब्रॉड क्लासेस। ठीक है, तो ये तो थी टाइप थ्योरीज। ओके, जो मेजर वीकनेस इस टाइप थ्योरी की थी वो ये थी कि जो भी कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में बताए गए वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताए गए, यानी ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, और इन्होंने इंसान को किसी एक कैटेगरी में बहुत ही सिंपल तरीके से प्लेस कर दिया और उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जी पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन है क्वालिटी और डायमेंशंस का, और इसी को बेस बनाकर फिर ट्रेट थ्योरीज जो हैं वो पेश की गई, क्योंकि टाइप थ्योरीज जो हैं वो प्योरली या कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी इंसान की पर्सनालिटी को। ठीक है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कि जिसमें पर्सनालिटी की क्वालिटीज और डायमेंशंस यानी उसकी फिजिक दोनों को कंबाइन करके स्टडी किया जाए, उसको देखकर मद्देनजर रखते हुए ट्रेट थ्योरीज जो हैं वो पेश की गई थी। अब ट्रेट थ्योरीज का क्या कहना है कि वो ये कहती हैं कि इंसान की जो पर्सनालिटी है दैट इज ब्रॉड, और ये जो ट्रेट्स हैं ये स्मॉल बिट्स हैं बेसिकली, जो मिलकर एक ब्रॉड कैटेगरी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, गॉर्डन एल्पर्ट जो है हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, उसने 3 तरह की ट्रेट्स जो हैं वो इंसान के अंदर डिस्क्राइब की, दैट इज कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, मीन्स ये तीनों ट्रेट्स मिलकर इंसान की पर्सनालिटी को बनाती हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है। कार्डिनल ट्रेट जो है वो सिंगल ट्रेट है विच इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इन्फ्लुएंसेस मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यानी ह्यूमंस बिहेवियर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डिपेंडेंस वुड बी अ कार्डिनल ट्रेट इन पीपल who consistently require others to do things for them। ठीक है, यानी डिपेंडेंट जो करने वाले लोग होते हैं वो ऑब्वियसली हर वक्त चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके लिए तैयार रहे, जो उनको फैसिलिटेट करे, उनके कामों को करे, और इस तरह से उनका जो रूटीन वर्क है वो चलता है। एल्पर्ट थॉट दैट इट वाज रेयर फॉर अ पर्सन टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और ये बहुत कम है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ही रहे हमेशा सारी जिंदगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो हमेशा ही एक ही एस्पेक्ट से जो है वो या एक ही ट्रेट से डोमिनेंट रहे या इन्फ्लुएंस्ड होता रहे। द सेकेंड काइंड ऑफ ट्रेट वाज सेंट्रल ट्रेट। According to Alpert, they were very influential in guiding person, not as previously as the cardinal trait. He believed that most people were influenced by a small group of central traits. उसने कहा कि सिर्फ कोई एक चीज नहीं है जो उसको डोमिनेट कर रही है और उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे कि कार्डिनल ट्रेट में था। सेंट्रल ट्रेट में उसने मजीद उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया उस एक
एस्पेक्ट को। उसने कहा लाइक ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, फ्रेंडलीनेस होना ना होना इफेक्ट करता है, एग्रेसिवनेस होना, सस्पिशियसनेस और ऑप्टिमिज्म यानी होपफुलनेस के कितना वो पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना वो क्यूरियस है चीज़ों को जानने के हवाले से, ये भी वो ट्रेड्स हैं कि जो मिलकर इंसान की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अब वो क्लियर मजीद हुआ कि सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं है डोमिनेंट सी कि जो इंसान की पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रही है, बल्कि उसमें सब कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो इंसान के मूड, पर्सनालिटी, बिहेवियर, उसके एक्शंस, उन तमाम चीज़ों को या उसकी सोच को इफेक्ट कर रही हैं। सेकेंडरी ट्रेड्स जो हैं वो आर द थर्ड काइंड ऑफ ट्रेड्स विच आर थॉट टू बी मच नैरो इन इन्फ्लुएंस। ठीक है, वो हमारी सेंट्रल ट्रेड्स हैं उनसे भी ज्यादा नैरो हैं और दे मे लीड टू स्पेसिफिक बिहेवियर्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन। और यही जो कह लें कि ट्रेड्स हैं या जो एक्शंस हैं, फिर एक पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी एक्ट करना है, जैसे बिहेव करना है, उसकी जिम्मेदार बनती है। Sometimes they are useful in understanding के why a person appears to be strongly inconsistent. ठीक है, for example, sometimes a self-centered और suspicious जो person होता है may act in a generous or trusting way. ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन समटाइम वेरी कर जाती हैं चीज़ें, और एक ऐसा इंसान के जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है और वो कुछ किसी ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल कह लें कि सेंटर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग वे में बिहेव करना शुरू हो जाता है, और या फिर वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो सरप्राइज हो सकता है दूसरे लोगों के लिए। ठीक हो गया जी। वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन द एरिया ऑफ ट्रेड थ्योरीज, H.J. Eysenck, ठीक है, whose tests of personality have been widely used in educational and psychological setting। और उसके जो टेस्ट्स हैं वो 3 मेजर जो डायमेंशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। वो डायमेंशंस क्या हैं? एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म। ठीक है, अब इंडिविजुअली हम इन 3 टर्म्स को देखते हैं कि ये किस तरह से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सट्रोवर्जन। अगर एक्स्ट्रावर्जन में हाई स्कोर आए तो ये इंडिकेशन है कि इंडिविजुअल जो है वो इज ओरिएंटेड प्राइमरी टूवर्ड्स एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड एक्सपीरियंसेस, while low scores show him to be more withdrawn and more concerned with his inner state of mind। अगर ज़्यादा नंबर उसके स्कोर करता है इंसान, इट मीन्स कि वो एक्सट्रोवर्ट है, मीन्स वो ज़्यादा सोशल है, अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा घुलना मिलना चाहता है। और अगर उसके मार्क्स इस टेस्ट में कम आते हैं तो इट मीन्स कि वो अपनी ज़ात में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोवर्जन। ठीक है, कि अपने आप तक रहना, अपनी सोचों तक महदूद रहना और अपने ही ज़ात का फ़ायदा और नुकसान देखना। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेट इज न्यूरोटिसिज्म। अब इसमें क्या है कि हाई स्कोर अगर आएंगे तो वो इंडिकेट करते हैं कि पर्सन इज मोर इंक्लाइंड टू एंजाइटी एंड फियर, और अगर लो स्कोर्स आएंगे तो वो साइकोलॉजिकली वो अच्छा एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स कि वो स्टेबिलिटी की फेस में है। ऑलराइट, अगर आप स्कोर्स ज़्यादा लेते हैं तो इट मीन्स कि आप के ऊपर टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है, और अगर कम स्कोर्स हैं तो इट मीन्स यू आर एबल टू मेक अ सम बैलेंस बिटवीन योर मूड एंड योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज साइकोटिसिज्म। अब इसमें हाई स्कोर्स इंडिकेट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट है, टफ माइंडेड है, एग्रेसिव है एंड कोल्ड है। ठीक है, यानी इमोशनलेस काइंड ऑफ। और इसमें लो स्कोर्स जो हैं वो डिपेंडेंसी को शो करते हैं एंड टेंडर माइंडेडनेस। ठीक है, मीन्स लो स्कोर होंगे तो डिपेंडेंसी होगी, और दूसरी बात जो प्लस पॉइंट में आती है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। ठीक, much research to date, particularly in educational setting, has been carried out using the extraversion and neuroticism scale। ठीक है, इसके अलावा these scales are interdependent which yield 4 distinct personality types, और like unstable extrovert,
स्टेबल एक्सट्रावर्ट, स्टेबल इंट्रोवर्ट और अनस्टेबल इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो इसको मजीद जो है वो सब स्केल्स में डिवाइड कर दिया गया 4 में, कि वो एक्सट्रोवर्ट वाले और इंट्रोवर्ट वालों में। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट these personality types is that they fit remarkably well with 4 types identified by the ancient Greek and Romans, namely the choleric, sanguine, phlegmatic and melancholic। ठीक है, कि वो जो 4 कैटेगरीज बताई थी या जो डिविजन्स की थी पर्सनालिटी की, ये उनमें भी बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठती हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। दे ऑल्सो गिव क्लू टू हाउ टू पर्सनालिटी डायमेंशंस इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, कि इससे ये भी पता चलता है कि 2 पर्सनालिटीज किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, ये भी एक्सप्लेनेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। ट्रेट थ्योरी का मेजर जो बात है वो ये है कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो आरबी केटल हैं उनके कह लें कि अप्रोच पर बेस करती है, और ही हैज आइडेंटिफाइड 16 सोर्स ट्रेट्स। ठीक है, उसने भी ट्रेट थ्योरीज पर काम किया और उसने जो है वो 16 ट्रेट्स जो हैं वो इंसान में हाईलाइट की, और ये जो है वो 10 पॉइंट रेटिंग स्केल जो है वो यूज करके मैयर की जाती हैं किसी भी इंसान में। जैसे आपने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल का नाम सुना होगा ना, जिसमें हम स्ट्रांगली डिसएग्री, अनडिसाइडेड, अग्री और स्ट्रांगली एग्री की तरफ जाते हैं ना, तो ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। इसी तरह से 10 पॉइंट रेटिंग स्केल बनाया हुआ है उन्होंने, कि जिसके ऊपर इंसान की पर्सनालिटी और ट्रेट्स को मैयर किया जाता है। उसमें ये 16 ट्रेट्स क्या हैं देख लेते हैं। रिजर्व्ड और आउटगोइंग, लेस इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, इमोशनली स्टेबल, सबमिसिव, असर्टिव, सीरियस, हैप्पी गो लकी। ठीक है, एक्सपीडेंट और कंसेंशियस, टिमिड, वेंचरसम, tough minded, tender minded, trusting, suspicious, practical, imagine. Okay, 4th trait, shrewd and self assured versus apprehensive, conservative versus experimenting, group dependent versus self sufficient, and uncontrolled versus controlled, and at the end released versus tense। तो ये 16 traits हैं जो कि कैटल ने दी। So next theories are psychodynamic theories। अब इसमें देखते हैं कि क्या बात है। Trace the development of personality and stress the unconscious determinants of human personality which lead to differing personality traits। के जो स्ट्रेस है वो unconsciously basically इंसान की personality को affect कर रही होती है, और यही जो अनकॉन्शियस और स्ट्रेस सिचुएशंस हैं ये इंसान की पर्सनालिटी को डिफर करने के हवाले से कैटेगराइज करती है। These personality characteristics originate during early years of life due to inappropriate need gratification that may result fixation at one stage which is reflected in adult personality traits। कि इंसान में अर्ली ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा नीड होती है कि उसको अप्रेस किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए, हर तरह से उसको प्यार मिले, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है मेच्योर होती जाती हैं। द इंडिविजुअल इज प्रेजेंटली अनअवेयर ऑफ दिस traumatic anxiety creating experiences because these have been pushed back into the unconscious part of human mind। ठीक है, बेसिकली साइकोडायनामिक थ्योरीज जो हैं वो ज़्यादातर आपके अनकॉन्शियस को डील करती हैं, कि इंसान के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, चाहे वो चाइल्डहुड से रिलेटेड हों, मिडिल एज से रिलेटेड हों या ओल्ड एज से रिलेटेड हों, जो भी एक्सपीरियंसेस इंसान फेस करता है वो एंजाइटी है या जो भी सिचुएशन है वो इंसान के अनकॉन्शियस में चली जाती है आफ्टर सम टाइम, और वो वहीं स्टोर रहती है। और सिगमंड फ्रॉइड ने भी बेसिकली इसी साइकोडायनामिक थेरीज को बेस बनाया था, और उसने आगे जो है वो साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस के नाम से जो है वो थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, कि जिसमें इंसान को उन तमाम बैड और स्ट्रेस्ड सिचुएशन से निकालने की कोशिश की जाती है कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा उलझ चुका होता है।
तो ज़्यादातर फोकस जो है वो इंसान के अनकॉन्शियस उन चीज़ों के साथ होता है कि जो समटाइम कॉन्शियस में आकर आपको परेशान करती हैं। ठीक है, आप बाज़ औक़ात अपने जो चाइल्डहुड स्टेज पर जो कमियां रह गई होती हैं या एहसास से महरूमी रहा होता है, वो किसी ऐसी स्टेज पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होकर आपके सामने आना शुरू हो जाता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को शैटर होने से बचा नहीं पा रहे होते। ठीक है, और यही कमज़ोरी फिर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी की तरफ लेकर जाती है, डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, और उसके लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि आपको प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन मिले। ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है उन्होंने भी ज़्यादातर जो है उसका जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड काम था वो ये था कि उसने, ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है उसने बहुत ज़्यादा अपोज किया था अपने टीचर के आइडियाज़ को, यानी जो फ्रॉइड ने कहा उससे वो डिसएग्री करता था। ठीक है, कि वो ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जो हैं वो बेसिकली इंसान की पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है, इंसान की इंस्टिंक्ट्स या उसका जो ज़ात है कि वो इतनी इफेक्ट नहीं करती जितना कि उसका एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है इस बात को। ठीक है, और उसने फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी थ्योरी में पेश किया, और एज कंपेयर टू हिज टीचर्स थ्योरी। ठीक है जी, पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स क्या हैं, कि किन किन सोर्सेस से या किन किन तरीकों से हम इंसान की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। इसमें 5 मेथड्स हो सकते हैं या टेक्निक्स हैं कि जिसको हम स्टडी करेंगे। पहला तो सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, थर्ड वन इज प्रोजेक्टिव मेथड्स, साइको एनालिटिकल मेथड्स एंड फिजिकल टेस्ट मेथड्स, या जिनको साइकोलॉजिकल मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव मेथड्स क्या हैं। कि वो मेथड है कि जिसमें इंसान को हम आज़ादी दे देते हैं कि वो अपना जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, या वो जो भी जानता है वो शेयर करे और डिस्क्लोज करे सारी इंफॉर्मेशन, और उसमें कोई बाउंड्री हम नहीं लगा देते। ठीक है, और वो जो भी कहना चाहता है अपनी ज़ात के बारे में, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने एम्स के बारे में, या उसके क्या इंटरेस्ट्स रहे हैं, कितने मूड स्विंग्स हुए हैं, या कैसे वो अपने आप को लेकर चल रहा है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर उसको आज़ादी होती है कि वो बोले। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। इसकी मज़ीद जो टाइप्स हैं वो हैं ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी या केस हिस्ट्री हम कहते हैं, इंटरव्यूज और क्वेश्चनियर और द इन्वेंट्री। ठीक है, इन तमाम टाइप्स की डिटेल जो है वो आगे मैंने बताई हुई है। अगर आपको इनके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप MDB में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मेथड इज ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड जो है वो डिपेंडेंट नहीं है सब्जेक्ट की अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड सिचुएशन है कि अब आपसे जो बात पूछी जाएगी आपने वही जो है चीज़ बतानी है, या वही बिहेवियर आपने रिवील करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्सन है वो वही कुछ एक्सप्रेस करेगा जिसके बारे में उसके जो एग्जामिनर्स या जो जजेस हैं या जो उसके जो उसको ट्रीट करने वाले लोग हैं वो उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। इसमें और तरह की इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि मिनिएचर लाइफ सिचुएशंस, ठीक है, अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल मेजर्स और रेटिंग स्केल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड्स में जो है वो ये वाले स्केल्स या ये जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं टू मेजर द पर्सनालिटी ऑफ एनी पर्सन। ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई भी बात यहाँ पर समझ में ना आए तो यू कैन आस्क फ्रीली। थर्ड वन इज द प्रोजेक्टिव मेथड। In these methods or techniques, the examiner doesn't observe the overt behavior of the subject. ठीक है, और nor does he ask the subject to state his opinion of his own behavior. ठीक है, बल्कि instead the subject is requested to behave in an imaginative way. ठीक है, कि एक स्टोरी बनाए, इंटरप्रेट करे, और या ये है कि उसको कुछ ऐसे पेपर्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर
इंक ब्लॉट्स होते हैं। आपने कभी छोटे होते ये काम किया है कि आपने एक पेज लिया, उसको दरमियान से कह लेंगे फोल्ड किया, मतलब हाफ हाफ उसको फोल्ड करने के बाद हम जो फिर उसको सीधा करते हैं और वो जो निशान पड़ा होता है दरमियान में उसके ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं इंक का, ठीक है। फिर ड्रॉप डाल के फिर हम उसको फोल्ड कर देते हैं और प्रेस करते हैं उसको बाहर से, ठीक है। जब हम एक तरह से प्रेस करने के बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं तो एक रैंडम सी शक्ल बन जाती है पेज के ऊपर, दैट इज इंक ब्लॉट्स, ठीक है। अब हर इंसान जो है वो उस इंक ब्लॉट में कुछ डिफरेंट ही देखता है, और वो जो देखता है और वो जो इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, वो वही होती हैं बेसिकली जो उसके माइंड में कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही होती हैं, या वो चीज़ें वो उसमें देखता है कि जो वो देखना चाहता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल होती है कि इंसान को या उसके जो कह लें कि पर्सनालिटी है उसको जांचने के लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है। सब्जेक्ट इज encouraged टू प्रोजेक्ट और थ्रो हिज थॉट्स और इमोशंस और विशेस एंड अदर रिएक्शंस फ्रीली इन सम सिचुएशन विच आर प्रोवाइडेड, ठीक है। और उसको फ्रीली कहा जाता है कि आपके सामने ये पिक्चर रखी हुई है, अब आप बताएं कि आप इसमें क्या देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या सारा कुछ जो भी आप फील कर रहे हैं आप इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अगर उसको कोई ड्राइंग बनाने को कहा जाता है तो उस ड्राइंग में ही वो अपना सब कुछ जो है वो एक्सप्रेस कर देता है और उसी ड्राइंग को फिर बाद में इंटरप्रेट किया जाता है। These methods are thus intended to reveal the underlying traits, moods, attitude and fantasies that determine the behavior of individual in actual situations. और यही वो चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए इंसान अनकॉन्शियसली वो एक्सप्रेस कर रहा होता है इन डायग्रामेटिक फॉर्म या कुछ भी, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है। The assumptions that underlies the use of projective method is that कि what he perceive in his unstructured and indefinite environment and what he says about it, an individual is revealing his innermost characteristics or his personality, ठीक है। ये वो तरीका है कि जिसमें वो अपनी अंदर की बातों को, अपनी जो वो ख्वाहिशात और वो जज्बात और वो एहसास महरूमी जो कभी उसे फेस करना पड़ा, वो पेज पर सामने लेकर आता है, ठीक है। चाहे वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, वो बस कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर देता है और इस तरह से उसका जो कैथारसिस है वो हो जाता है, ठीक है। कुछ कॉमन फीचर्स हैं इस टेक्निक के, वो ये हैं कि द स्टिमुलस मटेरियल इज जनरली न्यूट्रल, ठीक है, एम्बिगुअस होता है और मोर और लेस अनडिफाइंड होता है कि सब्जेक्ट जो है वो इजीली अपना जो इम्प्रेशन है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके ऊपर पेश कर सके, ठीक है। जो भी चीज़ें या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं इस टेक्निक में वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल रादर देन द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और हिज विशेस, हिज एटीट्यूड, बिलीव्स एंड आइडियल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैंटेसीज, ठीक है। और बेसिकली उसकी जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू द एक्चुअल रियलिटी, ठीक है। थर्ड जो कॉमन फीचर है वो ये है कि इम्प्लिसिट और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स जो होते हैं पर्सनालिटी के, जो आर रिवील्ड इन दीज एक्टिविटीज एंड साइकोडायनेमिक principles therefore play an important role in interpretations, ठीक है। जो इंसान के अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स हैं कि जो चीज़ें पहले छुपी जा चुकी हैं, दबाई जा चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि सामने आती हैं इस तरह की टेक्निक्स में। इंसान खुलकर फिर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। An untrained interpreter is likely to project his own bias and fantasies into his interpretations of subjects' productions. इसमें ये भी हो सकता है कि जो इंटरप्रेटर है अगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है और उसे नहीं पता कि उसने किस तरह से ऑब्जेक्टिव होकर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना है और उसको समझाना है, तो देन ये क्या होगा कि उसकी अपनी बायसनेस, अपने इंटरेस्ट और अपना जो इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें नज़र आएगा और इसको रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ब्लॉट टेस्ट हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट जो बनाए गए हैं, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हैं,
चिल्ड्रंस परसेप्शन टेस्ट है, दैट इज कैट। टेंटोप्लियन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय BF स्किनर। प्ले टेक्निक्स हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हैं, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट हैं, और इसके अलावा इनकम्प्लीट सेंटेंस टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं इसमें। ये इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं जो आप देख सकते हैं। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको इन एक्सप्लेनेशंस के हवाले से कहीं पर भी कोई भी बात पूछने के लिए हो तो यू कैन आस्क फ्री। फोर्थ मेथड इज साइको एनालिटिकल मेथड। ठीक है, दिस मेथड वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस ऑल्सो। उसने दो तरह के टेस्ट इसमें यूज किए किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एक तो था फ्री एसोसिएशन टेस्ट और दूसरा था ड्रीम एनालिसिस मेथड। टेस्ट जो हैं वो शो करते हैं कि पिक्यूलैरिटीज ऑफ द पर्सनालिटी। तो ये जो टेस्ट हैं वो इंसान की पर्सनालिटी के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं या वो जो अनयूजुअल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसकी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रही होती हैं वो स्टडी करती हैं। और इन द ड्रीम एनालिसिस द सब्जेक्ट डिस्क्राइब हिज ड्रीम एंड विदाउट यूजिंग द माइंड। ठीक है, वो बस कह देता है कि मैंने ये देखा, वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट किया जाता है कि इंसान फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपनी तमाम बातें जो है वो बयान कर दे, और उसके बाद जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वे में उसके जो मीनिंग्स हैं वो, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मेंटल एलिमेंट, द truth of the unconscious mind is expressed, by which the psychoanalyst discovers many peculiarities of a character. ठीक है, जब इंसान बगैर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बस वही कुछ बोलता जाए और समझाता जाए और एक्सप्रेस करता जाए जो वो कभी सोचता था या उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है साइको एनालिस्ट को कि वो उसकी जो शख्सियत की बहुत अहम एस्पेक्ट्स हैं उसको फाइंड आउट कर सके कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी बेस पर उसकी पर्सनालिटी शटर हो रही है या वो इफेक्ट कर रही है या वो किसी और मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। ठीक हो गया। इट्स मेन डिफिकल्टी लाइज इन द नीड फॉर अ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड साइको एनालिस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए रिक्वायर्ड है दैट इज के एक्सपीरियंस्ड पर्सन का होना बहुत जरूरी है। ऑफन द साइकोएनालिस्ट एनालाइजेस हिज ओन माइंड इन ऑर्डर टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्रेजुडिस। ठीक है, ताकि वो एक्सपीरियंस पर्सन ही हमेशा अनबाइस्ड होकर आपको जो सिचुएशन है उसको इंटरप्रेट करेगा और आपको बताएगा कि आपको कहाँ पर कैसे करना चाहिए। ठीक है जी। फिजिकल टेस्ट मेथड्स या फिजियोलॉजिकल मेथड्स जो यूज होते हैं दैट आर 3। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्नेमोग्राफ जो यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को मेजर करने के लिए या रेट करने के लिए। ठीक है, थिस्मोग्राफ इट इज यूज टू मेजर द इंडिविजुअल्स ब्लड प्रेशर। ठीक है, और शिमोग्राफ दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है जी, ये 3 टेस्ट हैं जो आपके फिजियोलॉजिकल टेस्ट कहलाए जाते हैं जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो इंसान की हार्ट एक्टिविटी को मेजर करता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ह्यूमन ब्रेन। इसके अलावा ग्राफोलॉजी है जो इंसान की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को असेस करता है उसकी हैंड राइटिंग को देखते हुए। इलेक्ट्रोमियोग्राम जो यूज किया जाता है मस्कुलर एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, ये फ्लो चार्ट है जो तमाम मेथड्स को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो ख़त्म होता है। इस हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी एम्बिग्विटीज़ हो, कहीं पर कुछ पूछना हो तो यू मे आस्क on MDB and thank you so much. Best of luck.